तो दोस्तों स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का जो मैथ का है उसका अगला सवाल। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 का पहला क्या लिखा हुआ है कि 500 रुपये का वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अगर 105 रुपये है तो वो कितने वर्षों में होगा। यहाँ क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्ष में 10% की दर से 105 रुपये हो जाते हैं। ब्याज जो है वो 105 रुपये मिलता है, तो ये कितने सालों में होगा। तो हम लोगों को जो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो पता है, तो ये सवाल आसान हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका क्या होता है, P मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1। ठीक है, ये क्या है, तो ये डायरेक्ट CI निकालने का जो फॉर्मूला है वो है। ओके, अब यहाँ पर हम एक एक करके वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे। देखिए ब्याज दिया हुआ है 105, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ 105, इधर है P प्रिंसिपल 500। ओके, और यहाँ पर 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 10, तो 10 बटा में 100, पावर नहीं पता हमें कितने साल तक का है वही निकालना है, -1। ठीक है, ओके, अब कहाँ चला गया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे 500 नीचे लेके चले आए। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये 1 प्लस ये 0 0 कट गया, यहाँ पे क्या गया 1/10, इस पे पावर n और ये -1। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 105 है ना, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 5 100 बार में, और ये तो नहीं कटेगा, हटाओ इसको। तो ये हो गया 21 बटा में 100, और ये अगर यहाँ पे देखो -1 है, इसको अगर हम इधर लेके चले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा +1। ओके, और इधर बचा, इसको ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम 10, यहाँ पे 10 एकम 10 प्लस 1 और इस पे पावर n। वैसे ही इधर भी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे 100, ऊपर में ये हो गया 21 और ये 100 एकम 100, ये हो गया 11 बटा 10 पावर n। ओके, और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 121 बटा 100। ओके, सिंपल। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो पावर में कुछ है, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है क्या, ये 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है 100, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 11 बटा 10 पे पावर 2 बराबर 11 बटा 10 पे पावर n। अब देखो ये पूरा का पूरा बराबर है, तो यहाँ जो पावर 2 है और ये जो n है वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर जो है वो 2 है, और यहाँ पे n क्या होता है, समय, तो इसीलिए समय कितना लगा होगा 2 वर्ष, और यही इसका आंसर है। ओके, चलिए अब करते हैं अगला 2 नंबर। देखो एक साझा व्यापार में ईला, रहीमा और बेला के मूलधनों का अनुपात 3, 8 और 5 है। यदि ईला का लाभ बेला के लाभ से 600 रुपये कम है तो व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ होगा। अब ईला का लाभ और बेला का लाभ जो है इसमें अंतर दिया हुआ है कितना, 600। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्या है, तीनों का अनुपात, तो ईला अनुपात रहीमा अनुपात बेला। आपको ये पता है ना कि जिस सीक्वेंस में यहाँ पे नाम लिखा हो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे अनुपात जो है वो लिखा रहता है, तो उसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ईला का कितना है 3,
रहीमा का है 8 और बेला का है 5। ठीक, यहाँ पे मान लिया अब एक उभयनिष्ठ अनुपात, एक मान लिए उभयनिष्ठ अनुपात यानी कॉमन रेशियो x मान लिया। तो इस हिसाब से जो ईला का मूलधन है, तो ईला का मूलधन कितना हो जाएगा 3x, रहीमा का मूलधन 8x और बेला का मूलधन कितना होगा 5x। ठीक है, अच्छा ओके, ये हमने ये निकाल लिया इनके मूलधन कितने कितने हो सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ जो आपको पता होगी, मैंने बताया है क्लास में कि ईला मतलब ये मूलधन का अनुपात हमेशा जो होता है, मूलधन का अनुपात और लाभ का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि जो मूलधन का अनुपात यहाँ है वही लाभ का अनुपात, यही जो है वो लाभ का अनुपात भी होगा। ओके, तो लाभ का अगर अनुपात यहाँ पे है इतना ही, तो उनके लाभ का हिस्सा भी यही होना चाहिए। अब मान लिया, चलो अब दूसरे तरह से एक और आगे स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो कि मूलधन का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, या जो भी हो लाभ नुकसान जो भी होता है उसका अनुपात दोनों बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से ये अनुपात कितना हो गया, लाभ का अनुपात 3, 8 और 5। वही सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे 3, 8 और 5। अब यहाँ पे चाहो तो सेम चीज़ लिख लो या फिर कोई डिफरेंट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे फिर से मान लेते हैं, माना जो उभयनिष्ठ अनुपात है यहाँ पे y मान लिया, तो एक एक करके तीनों का लाभ, क्योंकि दोनों सेम है, तो ईला का लाभ या लाभांश जो भी है लिख सकते हो 3y। वैसे ही रहीमा का लाभ वो कितना होगा 8y, और यहाँ पे बेला का, ये थोड़ा सा लंबा हो गया 5y। ठीक है, इन लोगों ने इतने इतने लाभ के रूप में पैसे जो है वो पाए। ठीक है, अब सवाल में हमसे क्या कहा कि देखो ईला का लाभ बेला के लाभ से 600 रुपये कम है। ओके, अब ईला का लाभ बेला के लाभ से 600 रुपये कम है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है हमें कम दिख रहा है ना, तो ईला और बेला के लाभ का अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर, तो 5y माइनस 3y यानी 2y रुपीज़ का अंतर है। और ये अंतर जो है वो सवाल में 600 रुपये दे करके बताया कि दोनों में जो अंतर है वो 600 रुपये का है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्नानुसार हम क्या कह सकते हैं कि 2y बराबर 600। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 2 यानी 300। ओके, तो कोई 5 मत समझ लेना। हाँ, तो ये हो गया y बराबर 300 रुपये। अब सवाल बोल क्या रहा है आगे, तो व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ, कुल लाभ कितना हुआ। देखो कुल लाभ तो इतना ही हुआ होगा ना जो तीनों को मिला है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कुल लाभ, अरे कुल लाभ बराबर 3y प्लस 8y प्लस 5y। ओके, तो यानी कि कितना हो गया 8 3 11 5 16 16y। अरे
16y। अब हमें क्या पता है कि y का जो मान है वो 300 है, तो यहाँ से कुल लाभ निकाल लेते हैं। तो इसीलिए कुल लाभ जो है वो कितना है, 16 गुना 300, यानी 16 × 48 इतने रुपए। ओके, ये हो गया टोटल लाभ। क्लियर है? करते हैं अगला। देखो, यदि समीकरण इसका जो है जो ये समीकरण है, इसके दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इसका मान क्या होगा। हम मूल जब भी मूल देखते हैं तो हमें दो चीज़ें ख्याल में आनी चाहिए। क्या? एक तो मूलों का योग और एक उनका गुणनफल। ठीक ना? तो हमें पता है मूलों का योग क्या होता है, हमें पता है गुणनफल क्या होता है, बस दोनों निकालते हैं अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समीकरण है x² - 22x + 105 = 0। और हमारा जो इक्वेशन होता है जनरली हम उसको क्या लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से ना एक काम करो, ए का मान क्या है ऐसे ही निकाल लेते, मतलब देख लेते हैं मिला करके क्या है। ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, बी की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है -22, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो -22। और सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है 105। तो हमें इन तीनों का वैल्यू मिल गया। बाकी हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसके साथ। ओके, तो मूल दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अभी मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग -b/c ऐसा होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो ये हो गया -22/1। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 22 माइनस प्लस करके, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये कितना होता है c/a, यानी 105/a यानी 1। तो ये क्या हो गया 105। ठीक, तो हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सवाल में, 1/α + 1/β का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अब 1/α + 1/β इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है, मूलों का योग है, और नीचे क्या है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। मूलों का योग कितना है 22, और मूलों का गुणनफल कितना है 105। ये कटेगा क्या, ये तो 11 दूनी 22 होता है, और ये 5 से 21, कुछ नहीं कट रहा, बस यही इसका आंसर है। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। यदि 3x - 2y अनुपात 3x + 2y = 4:5 है, तो x + y अनुपात x - y का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। क्या, चलो हमारे पास सवाल दिया हुआ है 3x - 2y 3x + 2 = 4/5। ये सवाल दिया है, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 जो है वो गुना होगा ऊपर वाले नंबर से, यानी 3x - 2 से, और 4 जो है वो गुना होगा 3x + 2 से। ठीक है, ओके। अब ये कर सकते हैं हम, तो इसको गुना भी कर सकते हैं। तो 15x - 10, अरे ये सिर्फ x कहाँ से, y भी तो है, y ओके। यहाँ 2y और ये 2y, यहाँ 10y। तो सोचो कुछ गायब कैसे हो गया। 4 × 12
एक्स प्लस 4 दूनी 8 वाई। ठीक है, चलो देखिए एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, यानी कि 15x माइनस 12y और इधर 8y प्लस 10y। ओके, यहाँ पे 3x ओके 3x और ये 18y। अच्छा, अब हम कर सकते हैं क्या, x बाई वाई, वाई को नीचे लेके चले जाते हैं और ये 3 को उधर लेके चले जाते हैं, 18/3। 3 से ये कट गया 6 बार में, तो यहाँ पे x बटा वाई क्या आ गया, 6/1। अच्छा, अब लेकिन हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई का निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं ना, कंपोनेंटो डिविडेंडो कर सकते हैं ना, भाग योग प्रक्रिया। यहाँ से भाग योग प्रक्रिया क्या करते हैं, इसमें जो ये ऊपर है उसमें हमें क्या चाहिए, ऊपर में प्लस चाहिए ना, हाँ, तो नीचे वाले को प्लस करेंगे, फिर यहीं पे इसी को ही एक बार माइनस करेंगे, जैसा यहाँ इस तरफ किया वैसा ही इधर भी करेंगे। 6 + 1 और 6 - 1। तो अब क्या हो गया हमारे पास, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 6 और 1 7 अनुपात 5। ठीक है, ख़त्म हो गया। चलो 5 नंबर करते हैं। देखो, केंद्र O वाले वृत्त का BOC एक व्यास है। ओके, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ACD 110 डिग्री है तो ACB का मान क्या होगा, ये पता करना है। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहा गोला, ओके, जिसका जो केंद्र है वो मान लिया यहाँ पे है O। तो BOC एक व्यास है, यहाँ पे एक लाइन है, ये O है, ये B है, ये C है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ABCD ओके, चक्रीय चतुर्भुज है। अब हम यहाँ पे कैसे चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये हो गया A, ये B, ये C, और इधर से एक यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा D, और ये बन गया, बना, कहाँ जा रहा है, बन जा बन जा। दूसरा कलर नहीं, वही कलर बन गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, ADC। ठीक है, ADC ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का है। और हमसे पूछा है क्या, ACB का मान, मतलब यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दिए तो ACB यानी कि ये वाला जो वैल्यू है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा है। सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान, ये इसको ओरली कर सकते हैं। देखो, हमें पता है क्या कि अगर किसी वृत्त में एक जीवा के ऊपर अगर दो एक जीवा को आधार बना करके अगर परिधि पर कोई कोण बनता है तो जितने कोण बनते हैं उनका सबका वैल्यू सेम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर जीवा जो है वो अगर व्यास है, अगर जीवा है वो व्यास है, और वैसे भी ये भी है, जीवा के ऊपर बना हुआ जो कोण है वो जो परिधि पर बना हुआ कोण है उसका दोगुना होता है। तो यहाँ पे ये जो कोण है इसका मान कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 180 डिग्री इसका दोगुना होगा, इसका दोगुना होगा, तो ये यानी कि ये वाला आधा है। ठीक ना, ये कितना है, 90 डिग्री का है। ओके,
अच्छा, और एक चीज़ हमें पता है क्या, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, आमने सामने का कोण मतलब ये कोण और ये कोण का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 70 होना चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले तो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो स्टेटमेंट लिखना है ना हमें, तो ये ए बी, अच्छा ओ केंद्र है यहाँ पे, चला गया, गायब हो गया। यहाँ लिखना है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और ए बी सी डी एक, आप चाहो तो ये क्वेश्चन जो है ना वो भी उतार दो, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, बात तो वही है, वही स्टेटमेंट लिखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्वेश्चन सही लिखा है। ओके, अच्छा, और यहाँ पे क्या बोला है, बी ओ सी व्यास है, बी ओ सी एक व्यास है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो सॉल्यूशन है उसका, कि व्यास को आधार बनाकर परिधि पर बना हुआ कोण एक लंब होता है, या फिर कोण का मान व्यास पर बने हुए कोण के मान का आधा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्या, व्यास को आधार मानकर परिधि पर बने कोण का मान केंद्र पर बने कोण के मान का आधा होता है। और चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का है, तो 180 डिग्री का है ना, तो परिधि पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, तो इसीलिए परिधि पर बना कोण आधा होगा 180 का, यानी 90 डिग्री, और ये क्या है, तो इसीलिए एंगल बी ए सी इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ओके, ये पहला हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज में दूसरा हमने यहाँ से निकाला है ना, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। अब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, इस तरह के सवालों में स्टेटमेंट ही सिर्फ लिखना होता है। तो अब हम लिखेंगे क्या, फिर एक कॉमा देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आमने सामने के कोण कितने, कौन कौन से, एंगल बी, एंगल डी, तो इसीलिए एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, और हमारे पास एंगल डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसीलिए एंगल बी प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। अब इसका क्या फ़ायदा, अब देखो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हमें सी निकल जाएगा ना, सी मिल जाएगा ना। अब फिर से त्रिभुज ए बी सी में, हाँ,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और हमें पता है एंगल ए का मान कितना है 90 डिग्री, एंगल बी अभी अभी दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है, और एंगल सी निकालना है। सिंपल ना। तो एंगल सी बराबर 180 और यहाँ पे ये कितना होगा 160 होगा। तो इसीलिए एंगल डी का मान होगा, बताओ कितना होगा। ओके, कमेंट में इतना तो कर ही लोगे, टैलेंटेड हो। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी के 5 सवाल आधे घंटे के बाद अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।